मित्रों, कहते हैं कि चंद्रवन के उस प्राचीन राज्य में एक ऐसा रहस्य दफन था जिसे जानने के बाद लोग विवाह को उत्सव नहीं बल्कि भाग्य की परीक्षा मानने लगे थे। उसी राज्य की सीमा पर एक गरीब किसान रहता था जिसका बेटा माधव खेतों में हल चलाते हुए बड़ा हुआ था। उसके पास न धन था न कुलीन नाम, बस आंखों में अजीब सी शांति और माथे पर ऐसा तेज जिसे देखकर साधु भी ठिठक जाते थे। और शायद यही कारण था कि एक ही वर्ष में राज्य की 4 अमीर राजकुमारियों का विवाह उसी किसान के बेटे से कर दिया गया। यह निर्णय ऐसा था जिसे न जनता समझ पाई न स्वयं राजमहल। पहली राजकुमारी वैदेही थी जो बुद्धिमत्ता और गर्व के लिए जानी जाती थी। दूसरी राजकुमारी केशरी थी जिसके सौंदर्य की चर्चा दूर देशों तक थी। तीसरी राजकुमारी मालिनी थी जो धर्म और नियमों में बंधी रहती थी। और चौथी राजकुमारी यशोधरा थी जो सबसे छोटी लेकिन सबसे रहस्यमयी थी। जब विवाह का ऐलान हुआ तो पूरे राज्य में फुसफुसाहट फैल गई कि एक गरीब किसान का बेटा 4 राजकुमारियों का पति कैसे बन सकता है। लेकिन असली रहस्य तो उस रात शुरू हुआ जब चारों दुल्हनों की सुहाग रात एक ही महल में तय की गई। 4 अलग कक्ष, 4 दिए, 4 प्रतीक्षाएं और एक ही पुरुष, माधव, जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि किसी आने वाले तूफान की आहट थी। जैसे ही रात गहरी हुई, वैदेही के कक्ष में माधव पहुंचा तो उसने पहली नजर में ही समझ लिया कि यह स्त्री प्रेम नहीं बल्कि अधिकार चाहती है। केशरी के कक्ष में सौंदर्य के पीछे छुपी असुरक्षा सांस ले रही थी। मालिनी के कक्ष में धर्म और कर्तव्य की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि इंसान पीछे छूट गया था। और यशोधरा के कक्ष में वहां कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसकी आंखों में माधव को ऐसा लगा जैसे वह उसे वर्षों से जानती हो, जैसे यह मिलन नया नहीं बल्कि किसी पुराने जन्म की अधूरी कथा हो। रात आगे बढ़ती गई लेकिन चारों सुहागरातें एक जैसी नहीं रहीं। कहीं प्रश्न थे, कहीं मौन, कहीं अपेक्षा और कहीं ऐसा संकेत जिसे माधव स्वयं भी समझ नहीं पा रहा था। और ठीक उसी समय जब महल के बाहर पुराना मंदिर आधी रात की घंटा बजा रहा था, यशोधरा ने बहुत धीमे स्वर में माधव से कहा कि यह विवाह राज्य की इच्छा से नहीं बल्कि एक पुराने श्राप के कारण हुआ है। और यदि वह सत्य अगली सुबह तक सामने नहीं आया तो चारों रानियों के साथ साथ स्वयं माधव का जीवन भी बदल जाएगा। उस एक वाक्य ने माधव के भीतर सोए किसान के बेटे को नहीं बल्कि किसी पुराने योद्धा को जगा दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह केवल पति नहीं बल्कि किसी रहस्य की कुंजी है। लेकिन वह रहस्य क्या था? चारों रानियां उसे अलग अलग नजर से क्यों देख रही थीं? और क्यों यह विवाह होते ही पूरे राज्य की हवाओं में डर उतर आया था? इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। और मित्रों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से कर दो। और ऐसे ही कहानी लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मित्रों, कहानी की असली शुरुआत तो यहां से होती है। सूर्य जैसे ही चंद्रवन के महल की प्राचीन प्राचीरों के ऊपर चढ़ा, हवा में अजीब सी गंभीरता उतर आई, मानो रात का रहस्य रोशनी से भागने के बजाय और गहरा होना चाहता हो। माधव भोर में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। किसान के बेटे की सादगी अब उसके भीतर किसी पुराने स्मरण से टकरा रही थी। तभी राजमहल के दूत ने आकर बताया कि चारों रानियां उसे सभा कक्ष में बुला रही हैं। सभा में प्रवेश करते ही माधव ने देखा कि वैदेही का चेहरा कठोर है पर आंखों में भय छुपा है। केशरी की सुंदरता आज फीकी है क्योंकि उसका डर उजागर हो चुका है। मालिनी के होंठ प्रार्थना में हिल रहे हैं और यशोधरा शांत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तूफान से पहले समुद्र। यशोधरा ने आगे बढ़कर सबके सामने वह सत्य खोल दिया जिसे पीढ़ियों से छुपाया गया था कि चंद्रवन राज्य पर एक प्राचीन श्राप था जिसके अनुसार राजवंश की 4 कन्याएं तभी सुरक्षित रह सकती थीं जब वे उस पुरुष से विवाह करें जो राजकुल का नहीं बल्कि धरती का पुत्र हो, जो खेतों में पला हो, जिसने श्रम जाना हो और जिसके रक्त में अहंकार नहीं बल्कि धैर्य बहता हो। वर्षों तक राजा ने इस भविष्यवाणी को टालने का प्रयास किया, पर जैसे ही चारों राजकुमारियां एक ही वर्ष में विवाह योग्य हुईं, राज्य में सूखा, बीमारी और विद्रोह फैलने लगे। तब ज्योतिषियों ने अंतिम उपाय बताया। एक ही पुरुष धरती का पुत्र, चारों का पति बने, तभी श्राप टूटेगा।
वैदेही ने स्वीकार किया कि उसने इस विवाह को अधिकार समझा था और माधव को कम आंका था। केशरी ने रोते हुए कहा कि उसके सौंदर्य की पूजा हुई, पर उसके डर को कभी नहीं समझा गया। मालिनी ने माना कि उसने धर्म को इतना थाम लिया कि मनुष्यता पीछे छूट गई, और यशोधरा ने बताया कि उसे पूर्व जन्म की स्मृति थी जिसमें माधव वही योद्धा था जिसने कभी इस राज्य की रक्षा की थी, और उसी अधूरे वचन के कारण यह श्राप जन्मा था। सभा में सन्नाटा छा गया। माधव ने पहली बार ऊंचे स्वर में नहीं बल्कि स्थिर मन से कहा कि वह किसी श्राप की कुंजी नहीं बल्कि मनुष्य है, और यदि उसे यह भार उठाना है तो शर्त उसकी होगी। चारों रानियां उसे अधिकार नहीं सम्मान देंगी, और वह किसी एक का पति बनकर दूसरों का अन्याय नहीं करेगा बल्कि चारों का संरक्षक और साथी बनेगा। यह सुनकर राजा ने सिर झुका दिया, क्योंकि यही सत्य था जिसकी प्रतीक्षा राज्य कर रहा था। उसी क्षण मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी, बादल हटे और वर्षों बाद वर्षा की पहली बूंदें धरती पर गिरी, मानो श्राप ने दम तोड़ दिया हो। समय बीता और चंद्रवन फिर से हरा हो गया। चारों रानियां बदल गईं। वैदेही ने शासन में न्याय सीखा, केशरी ने दया, मालिनी ने करुणा और यशोधरा ने मौन में शक्ति, और माधव किसान का बेटा राजा नहीं बना लेकिन राज्य का आधार बन गया। लोग आज भी कहते हैं कि उस राज्य में एक ही पति और 4 रानियां हुई थीं, पर असल में वहां एक ही सिद्धांत राज्य करता था, सम्मान, सत्य और धरती से जुड़ा मनुष्य। और यही वह रहस्य था जो सुहागरात से शुरू होकर इतिहास बन गया। और मित्रों, अब यहीं आकर चंद्रवन की यह कथा समाप्त होती है, लेकिन इसका अर्थ यहीं खत्म नहीं होता। एक गरीब किसान का बेटा जिसके पास न राजसी रक्त था न स्वर्ण जड़ित मुकुट, उसने हमें सिखाया कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं उसके कर्म और चरित्र से होती है। 4 रानियां, 4 अलग सोच, 4 अलग इच्छाएं, लेकिन जब अधिकार की जगह सम्मान आया, जब अहंकार की जगह धैर्य और सत्य ने स्थान लिया, तब एक श्राप टूट सका और एक राज्य फिर से जीवित हो उठा। यह कहानी सिर्फ बीते समय की कल्पना नहीं है, यह आज के समाज के लिए भी एक आईना है, जहां रिश्ते तब टूटते हैं जब हम सुनना छोड़ देते हैं और तब बचते हैं जब हम समझना सीख लेते हैं। माधव राजा नहीं बना, फिर भी इतिहास बन गया, क्योंकि उसने शक्ति को नहीं जिम्मेदारी को चुना। अगर इस कथा के मौसम, रहस्य और भावनाओं ने आपको अंत तक बांधे रखा हो, अगर किसी पात्र की पीड़ा या साहस ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अर्थपूर्ण और आत्मा तक उतर जाने वाली कहानियां आगे भी आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी का कौन सा पल या कौन सा पात्र आपके मन में सबसे गहराई से उतर गया। और अंत में इस कहानी को पूरा समय देकर सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।